तो आपका स्वागत है आज की कहानी में। और आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो कहानी ही बहुत अच्छी है। और इस कहानी का नाम है पूस की रात और इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे मुंशी प्रेमचंद को कि बहुत ही अच्छे और नोटेड राइटर रहे हैं इंडिया के मुंशी प्रेमचंद, जिनके लिखे उपन्यास और काफ़ी सारी कहानियाँ बहुत ही चर्चित रही हैं। और ज़्यादा जानने के लिए आप गूगल जरूर करें। राइट, तो आज की जो कहानी है वो पूस की रात। तो आइए शुरू करते हैं। हल्कू ने आकर अपनी स्त्री से कहा कि सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं ना उसे दे दो, किसी तरह से गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए है, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण भर अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, फिर सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात तो वो किसी न किसी तरह जी सकता है, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वो अपनी भारी भरकम डील ले हुए, जो कि उसके नाम के बिल्कुल उलट था, स्त्री के पास आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तैरती हुई बोली, कर चुके तुम दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? ना जाने कितने बाकी हैं जो किसी तरह चुकने ही नहीं जाती। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए जो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से पा जाए। मैं रुपए ना दूंगी, ना नहीं दूंगी मैं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? और वो गाली देगा तो? अरे गाली क्यों देगा, उसका क्या राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू ने उस वाक्य में जो कठोर सत्य था ना, वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उससे घूर रहा था। उसने आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए, फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी से सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी को झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। आज निकले जा रहे थे, एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात पर आकाश के तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों के एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़ी की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी में कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, हैं? दौड़े दौड़े आगे चले। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी फूं फूं की दीर्घ बनता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया था, स्वामी को मेरी फूंकू से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल रात से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ईरान पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ कंबल, मजाल है जाड़ों का जो गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है,
जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहां पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रखे और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे जो कुछ हो जाए, अब की सो जाऊंगा। और एक ही क्षण उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट लेता, पर जाड़ा किसी भी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुआ था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसका सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए देखे सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग यहीं है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न आती थी। अपने किसी अभ्यत्र मित्र या भाई को वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वो अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनदेखी मैत्री से उसने उसकी आत्मा के साफ द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने जो किसी जानवर की आहट पाई, इस विशेष आत्मीयता से उसने एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी, जो हवा के ठंडे झोंकों में तो तुच्छ समझती थी। वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुपकार कर बुलाया, पर उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए भी अभी आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों की छाती में मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा था। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर की रात है। हल्कू ने खेत से कोई एक गोली के टप्पे आमों के एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने, कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पत्तों में अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उबाल लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता गुरु, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्ष से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुआ आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई है जबरू, तुम नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर गया। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों में पर संभालते हुए वो अंधकार को उस अनंत सागर में ये प्रकाश का एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में हो जो आए सो कर,
ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्व से हृदय को छुपा नहीं सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा कि अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से ये उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा जाओ, इस सैलाब में कूद कर पार करे, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। पुण्य ने कल कह देना था कि नहीं तो लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस सैलाब के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी वो कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूम कर उसके पास आकर खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूदा। वो फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा सी जाग उठती थी, पर क्षण भर फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख से पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन रात में गर्मी आ गई, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंकार खेती की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है, और शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कानों में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उसके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा होता है। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत में चले जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा ना दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंताया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ रहा था। वो अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लो 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 लो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चल रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंड चुभने लगा कि बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गायें खेतों का सफाई किए डालती थी और हल्कू गर्म पानी राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमणता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वो चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहां मड़िया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, अरे मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेती की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत की डांट पर आए तो देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मुड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू खुश था। मुन्नी ने चिंतित होकर पूछा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी? हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा। तो ये थी कहानी पूस की रात। मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। बहुत ही अच्छी कहानी थी। बताए किसान की व्यथा बताई गई है, गरीब किसान की व्यथा बताई गई है, जिसने चंद पैसों के लिए अपने पूरे खेत को नीलगायों से चरवा दिया, या उससे नीलगायों से ना लड़ पाया, और सिर्फ इसलिए कि उसे ठंड में रात को सोना ना पड़े। ठंड से वो ये जंग हार गया और
उसने खुशी खुशी ये कबूल कर लिया कि अब वो दोबारा यहाँ रात को सोने नहीं आएगा और इस पूस की रात में वो घर पर रहेगा। तो उसने जो कुछ पैसे जमा किए थे उधारी में उसे देने पड़े वापस, जिससे वो कंबल खरीदना चाहता था। तो ये थी कहानी पूस की रात। बहुत ही अच्छी कहानी, प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ उसमें से एक ये कहानी है और इनकी सारी कहानियाँ गांव के परिवेश में होती हैं, जहाँ पर मोस्टली गांव से मिलती जुलती है, गांव के आसपास घूमती है। इनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती है। सारी कहानियाँ जो जितनी भी कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं वो सब बहुत अच्छी लगी हैं। तो ये भी उनमें से एक कहानी थी, पूस की रात। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू so much for watching this. Do subscribe us if you like this story.